आज की कहानी मुझे जर्मनी से आरोही जी ने भेजी है। दोस्तों, आप लोग भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कहानी आरोही जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। हाय, मेरा नाम आरोही है। मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज की कहानी मेरी फ्रेंड की है। मेरी फ्रेंड का नाम कैथरीन है। उसके साथ यह घटना करीब 5 साल पहले घटित हुई थी। बात साल 2018 की है। कैथरीन प्रोफेशनली एक सिविल इंजीनियर थी। समर सीजन के टाइम पर उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पर उसे एक प्लेस पर विजिट करना होता है और उस जगह की कैलकुलेशन करके उसे एक डिज़ाइन क्रिएट करना था। यही उसका प्रोजेक्ट था। मेरी फ्रेंड कैथरीन बताती है कि मैं दोपहर के वक्त अपने कलीग्स के साथ वहाँ पर गई थी। शहर से वह जगह काफ़ी आउटसाइड थी और बहुत ही सुनसान टाइप का एरिया था। जब उस जगह पर कैथरीन मेजरमेंट कर रही थी तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। कैथरीन बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था उस जगह पर। अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि जल्द से जल्द इस जगह से निकलो, क्योंकि उसका वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था काम करने में। और साथ ही साथ उसे मेजरमेंट लेते वक्त ऐसा फील भी हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। और फिर बाद में जब काम करते करते शाम होने को आई थी तो उसे अपने कलीग की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वह लोग उसके पास पहुंचे तो वह बेहोश हो चुका था। हम लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए। होश में आने के बाद उस कलीग ने बोला कि उसे वहाँ पर एक काला शैडो दिखा था जो बहुत ही बड़ा था कद में, और वह दिखने में काफ़ी डरावना था। इसलिए वो उसे देखकर बेहोश हो गया। कैथरीन और बाकी सभी कलीग्स ने उसे उसका वहम बताया और उसे दिलासा देकर घर ले आए। फिर कैथरीन बताती है कि जब से वह उस जगह से वापस आई है तब से उसके साथ कुछ डरावने इंसिडेंट होने लगे थे। कैथरीन फ्रैंकफर्ट डाउनटाउन में 3 BHK के अपार्टमेंट में रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो हाल फिलहाल में अपने बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दुबई गया हुआ था, और उस वक्त घर में कैथरीन अकेली ही रह रही थी। वह कहती है जब से वह उस जगह से वापस आई है तो उसके साथ कुछ ना कुछ डरावने इंसिडेंट होने लगे थे। जैसे कि रात में सोते वक्त उसके सपने में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़का आता था और उससे कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो। और वह यह भी कहता था कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा और उसे वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और साथ ही दिन के समय उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई तो है जो उसे अपने होने का एहसास करा रही है। कैथरीन के पास एक पेट डॉग भी था जो लगभग 2 साल का था, और वह हमेशा घर के किसी एक साइड को कई घंटों तक घूरता रहता था। और कभी कभी तो वह इतना अग्रेसिव हो जाता था कि वह एक ही जगह पर देखकर जोर जोर से भौंकने भी लगता था। मेरे डॉग को कोई अदृश्य चीज़ दिखाई देती थी जो मुझे नहीं दिखाई देती थी। कैथरीन बताती है कि एक दिन वह अपने बेडरूम में सो रही थी। उसने टी-शर्ट डाल रखी थी। समर का टाइम था। उसने ब्लैंकेट से अपनी पूरी बॉडी को ढक रखा था। तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोला है और वह उसके रूम के अंदर आ रहा है। फिर वह जो कोई भी था वह उसके बेड पर कैथरीन के बिल्कुल करीब आकर लेट जाता है। कैथरीन ब्लैंकेट के अंदर से ही उस अदृश्य चीज को महसूस कर पा रही थी। कैथरीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फेस से ब्लैंकेट हटाकर उस अदृश्य चीज को देख सके कि आखिर वह कौन है। वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह अदृश्य चीज बहुत ही नाजुक हाथों से ब्लैंकेट के ऊपर से ही कैथरीन को छू रहा था। कैथरीन अब इतना डर चुकी थी कि उसने मन ही मन बाइबल का
कुछ तो समथिंग पढ़ना शुरू किया और फिर थोड़ी देर में वह अदृश्य चीज वहां से गायब हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब कैथरीन ने महसूस किया कि अब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो उसने अपने सर से ब्लैंकेट को हटाया और अपने रूम में चारों तरफ देखने लगी, पर अब वहाँ कोई भी नहीं था। फिर 4-5 दिनों तक कैथरीन के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई और ना ही उसने कुछ पैरानॉर्मल महसूस किया। अब दुबई से कैथरीन का बॉयफ्रेंड वापस आ गया था। कैथरीन और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और हाल ही में ही उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। दुबई से आने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कैथरीन के अपार्टमेंट में मूव इन हो गया। कैथरीन सोची अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर उसे क्या ही पता था कि उसके बॉयफ्रेंड के आने के बाद उसकी ज़िंदगी अब पहले से और भी ज़्यादा ख़राब और दर्दनाक होने वाली है। कैथरीन बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के आने के बाद वह अदृश्य चीज़ अब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। एक दिन जब कैथरीन और उसका बॉयफ्रेंड बेडरूम में सो रहे थे तो उन्हें हॉल में से किसी भारी कदमों के चलने की आवाज़ आई। कैथरीन तो गहरी नींद में सो रही थी, पर उसका बॉयफ्रेंड यह आवाज़ सुन रहा था और वह अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी वह देखता है कि उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से एक बड़ा सा काला साया आता है। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था और उसकी हाइट आम इंसानों से लगभग ज़्यादा थी। अब वह काला साया कैथरीन के बॉयफ्रेंड की तरफ एग्रेसिवली आया और उसका जोर से गर्दन पकड़ लिया। अब वह काला साया कैथरीन के बॉयफ्रेंड से टेलीपैथी के द्वारा कहता है कि तुम कैथरीन को छोड़ दो, मैं कैथरीन से प्यार करता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे करीबी लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर कर दूंगा और तुम लोग गॉड से हर एक दिन मर जाने की रिक्वेस्ट करोगे। और फिर वह काला साया इतना कहकर वहाँ से गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है वह बहुत ही गंदा डर गया था, लेकिन उसने कैथरीन को भी यह बात बताने की कोशिश की। लेकिन कैथरीन ने बोला कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर कैथरीन जानती थी कि वह सच था, इसलिए वह ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। कैथरीन के बॉयफ्रेंड का नाम लूकस है। सॉरी, मैं शुरू में बताना भूल गई। जो लूकस है वह एक दिन उस अपार्टमेंट में अकेला ही था। तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की जोर जोर से आवाज़ आती है। वह किचन की ओर जाता है यह देखने की यह आवाज़ क्यों आ रही है। जब लूकस किचन में आता है तो देखता है कि सभी बर्तन और बाकी सभी सामान अपनी अपनी जगह पर सही सलामत है। तभी अचानक एक गिलास उसकी तरफ बहुत तेजी के साथ आया। गॉड का शुक्र है कि उसने खुद को उस गिलास से डिफेंड कर लिया और वह गिलास दीवार से टकराकर टूट गया। इट वॉज लाइक समवन अटैक्ड हिम विद द ग्लास, बट बाय चांस उसने उसे मिस किया और वो बच गया। फिर एक दिन लूकस अब ऑफिस में था तो उसको एक कॉल आया घर से कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह जल्द से जल्द घर आ जाए। जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। और फिर उसी रात को वह काला साया लूकस के सपने में आया और बोला कि मैंने बोला था ना कि कैथरीन से दूर हो जाओ, पर तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, इसलिए यह जो कुछ भी हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सो दिस वॉज द लास्ट मोमेंट जब कैथरीन ने लूकस को देखा और लूकस ने कैथरीन को देखा। और लूकस कैथरीन से कहता है, मैं अब आज के बाद से तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज से ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा दिल ये करना नहीं चाहता था, पर जो तुम्हारे घर में डीमन है वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली खतरे में आए। और लूकस उसी दिन से उस अपार्टमेंट से मूव आउट हो गया। फिर कैथरीन ब्रेकअप के बाद बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई। अब आगे की कहानी सुनिए आरोही जी की जुबानी। यह कोई प्रोफेशनल वॉइस नहीं है, रॉ ऑडियो है जो उन्होंने मुझे ईमेल के द्वारा भेजी थी, तो मैं एग्जैक्ट आपको उन्हीं की आवाज़ में कहानी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि आप सभी ये ना बोले कि ये स्टोरी तो फेक है। इसलिए मैं आरोही जी की रियल वॉइस में स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। फिर कैथरीन ब्रेकअप के बाद बहुत मायूस हो गई और उसके साथ
तब बहुत अजीब होने लगा। हर रात को जब वो अकेली रोती थी तो ऐसा होता था कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता था, और वो हमेशा उसको उसके अगेंस्ट जाने की उस चीज़ की जब कोशिश करती, तब वो इतना स्ट्रांग होता था कि वो कुछ नहीं कर पाती थी। और दोनों में कह सकते कि वो जो डीमन है वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था। वो कहती थी कि वो एक सपने जैसा ही होता था, लेकिन वो जब भी उठती थी तो उसके शरीर पे वो घाव रहते थे, जो रफ सेक्स के बाद होते हैं ना, वैसे हर रात को वो जो डीमन है वो उसके पास आता था, और वो इतना वीक वो हो जाती थी, और फिर वो डीमन जैसा चाहे उसके साथ करता था। हालांकि उसने कभी भी उसको जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो हमेशा उसके पास खूबसूरत लड़का बनकर आता था, और उसके साथ वो फोर्सफुली इंटीमेट होता था। इग्नोर हर विशेस, और वो उसे हमेशा कहता था कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझसे दूर जाती हो, और तुमने उस बॉयफ्रेंड को वो डेट करके मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। अम, वो एक बात तो समझ गई थी कि वो जो भी एंटिटी थी वो उसे बहुत ही गंदी तरीके से ऑब्सेस्ड थी। वो डीमन इतना जेलस था कि वो कोई किसी को भी कैथरीन के पास आने नहीं देता था, बीट अ गर्ल, वुमेन और एनी अदर पर्सन। वो हमेशा बोलता था कि तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना चाहिए, और मैं ही हूँ जो तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। बाकी कोई भी तुम्हारे ज़िंदगी में मुझे नहीं चाहिए। मैं सबको सबको तुम्हारे ज़िंदगी से दूर कर दूँगा। सो होता कैसा था कि उसके बाद जब भी वो फिज़िकली इंटीमेट जब फर्स्ट टाइम हुए थे, तब उसी के बाद कैथरीन बोलती कि मुझे भी कुछ बदल गया था, कि वो हमेशा एग्रेसिव होती थी, छोटी छोटी बात को लेकर वो दूसरों को बहुत एरोगेंटली बात करती थी। तो उसके उसी बिहेवियर से सभी जो उसके करीबी दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स थे, वो से दूर होने लगे, और कहीं ना कहीं वो भी अकेली होने लगी। जैसे उस डीमन ने कहा था, वो जब भी रोती थी तो उसको ये एहसास होता कि कोई उसके पास होता था, और वो उसको चीयर अप करने की कोशिश करता, लेकिन वो उसके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे वो तंग आ गई थी। तो एक बार जब वो ऑनलाइन सर्व करी थी तो उसको इनक्यूबस एक नाम के डीमन, या फिर जो एक आर्टिकल था उसके सामने आया। तो उस टॉपिक पे और भी ज़्यादा सर्च किया, तो उसको ये एक बात समझ में कि ये जो भी डीमन है उसको हम इनक्यूबस कहते हैं। तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से इनक्यूबस होता है वो एक मेल डीमन होता है, और ये जनरली सुनसान या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पर इंसान की आबादी कम होती है, वो ऐसे जगहों पे रहते हैं। और वो लोग जो है वो इंसान हम उनको ये कह सकते हैं कि जो क्रिएचर्स होते हैं वो हर माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, बस उनके शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे कि इनको मुस्लिम धर्म में जिन कहा जाता है, हिंदू में यक्ष कहा जाता है, और क्रिश्चियन को इनक्यूबस कहा जाता है। ये एक ही क्रीचर है, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है उसके। कैथरीन जब ऑनलाइन इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी तो उसको एक नंबर दिखाई दिया ऑनलाइन, जो क्लेम कर रहा था कि वो सारे जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को है वो भगाने में उसकी एक्सपर्टीज़ है। तो उन्होंने तुरंत ही उनको कांटेक्ट किया, और वो बोली कि मैं वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोली, हम फ़ोन पे बात नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके घर में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और आपको सुन सकता है। आप मुझे आके प्राइवेटली मिलिए, फिर हम बात करेंगे। तो अगले ही मंडे को उस पैरानॉर्मल
इन्वेस्टिगेटर से मिलने चली गई और फिर उसने स्टार्ट टू एंड अपनी पूरी कहानी बताई। तो वो जो बंदा था वो खुद को एक साइकिक कहता था। साइकिक इन द सेंस वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो स्पिरिचुअल या फिर टेलीपैथिक एबिलिटीज़ नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, और वो जो बारीक चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती है या फिर जैसे मखलूक होती है स्पिरिचुअल, वो उनको देख सकती है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, उनको ही साइकिक बोला जाता है। तो वो बोलते हैं कि उस साइकिक ने कुछ टैरो कार्ड निकाले और वो पता नहीं लाइक क्या कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी से कम्युनिकेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद वो जो साइकिक थे वो बोला कि जब से आप लाइक उस जगह पे जाके आई हो तब से वो आपके पीछे पड़ा हुआ था। शायद उस दिन आपने बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस लगाया था और उसी को देख के वो जो डीमन है वो आपके प्यार में पड़ गया। वो इतना, और वो आज तक अब इंटीमेट भी एक बहुत बार हुआ है, वो इतना ऑब्सेस्ड आपसे हो गया कि उसको आपसे दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पूरी लाइक अपनी ओर से ट्राई करूँगा कि वो आपसे दूर हो जाए और कभी आपकी लाइफ में ना आए। आप अभी घर चली जाइए, मैं इस वीकेंड को आपके घर में आऊँगा और मैं आगे की प्रोसेस जिसे हम एग्जॉर्सिज्म कहते हैं वो हम चालू करेंगे। तो ऐसा कह के उनको कह के वो सेशन उस साइकिक के साथ उसका ख़त्म हुआ। फिर उसी रात को मतलब कैथरीन को सपने में वो फिर से वो जो डीमन था वो आ गया, लेकिन इस बार वो किसी खूबसूरत लड़की के सपने में नहीं आया। वो इस बार अपनी असली भयानक रूप में आ गया और वो उसको कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ऑब्सेस्ड हूँ और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और तुम जिसको भी बुलाना चाहो तुम बुला लो, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होगा। और उस रात को अपने भयानक रूप में वो उसके साथ फिर से फोर्सफुली इंटीमेट हुआ। वो मेंटली और फिजिकली बहुत थक चुकी थी। उसको कुछ उस साइकिक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसको लग रहा था कि जो डीमन है उसको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और यही उसकी ज़िंदगी ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी। फिर वो जो साइकिक है वो फॉलोइंग वीकेंड पे आ गया। फिर जैसे ही मतलब वो घर पे लाइक उसने एंटर किया तो कैथरीन बोलती है कि जो फर्नीचर है वो अपने आप ही लाइक हिलने लगा था। इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था कि मानो लग रहा था कि जैसे कोई अर्थक्वेक आया हुआ है। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने लाइक वो सब साइकिक था, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने क्रॉस निकाला, बाइबल निकाली और फिर उन्होंने एक्सॉर्सिज्म करना चालू किया। फिर वो जो डीमन है वो उसके सामने आ गया और वो जो चीज़ें है वो इधर से उधर फेंकने लगा, लेकिन उसका वो जो साइकिक थी वो बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन थी। उसने अपने प्रेयर को नहीं रोका। उस डीमन ने बहुत कोशिश की उसको डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन वो जो इन साइकिक थी शी डिडंट बज फ्रॉम हर एक्सोर्सिज्म। और जब एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हुआ तो वो डीमन चला गया। फिर कैथरीन कहती है कि एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद द एयर अराउंड हर फेल्ट ब्राइटर और उसको बहुत हल्का और एक हैप्पीनेस जो थी विद इन उसको फील हुआ। फिर उस इंसिडेंट के बाद उस डीमन ने कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आया और कभी भी उसको फिर कोई पैरानॉर्मल चीज़ उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अब वो बहुत खुश है और रिसेंटली अभी 4 महीने पहले उसकी शादी हो गई है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है अपने हस्बैंड के साथ। तो यही जो कहानी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होप आपको ये पसंद है। थैंक यू।
तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, पर जब मैंने यह कहानी डाली थी तब उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे और काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी थी, इसलिए मैं आज सुना रहा हूँ फिर से। अगर आप में से किसी ने सुन रखी है तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर चला जाए, अगर नहीं सुनी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको पहली कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। तो बिना समय बर्बाद किए आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। शमशान के भी अपने कायदे कानून हैं। शमशान की शक्तियाँ उन बंधनों में बंधी हुई हैं। अगर वो इन बंधनों को तोड़कर बाहरी जीवित लोगों पर आक्रामक होगी तो इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इसलिए ये शक्तियाँ कभी किसी का जानबूझकर आहित नहीं कर सकती। और परंतु अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन पर अतिक्रम करेगा तो उसे विनाश लीला देखनी होगी। ये घटना ऐसी ही सत्य घटना को आधार मानकर सुनाई जा रही है। बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में एक युवक आने वाला था, जिसके बारे में काले वस्त्रों को धारण किया हुआ शक्ति साधक पहले से जानता था। वो मुझे अपनी ताकत का परिचय देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इस आदमी को तब से जानता था जब वो पहली बार मुझे मिला। तब वो मंदिर पर दान लेने आया था। उसके वस्त्र काले, जटा बिखरी हुई, माथे पर भस्म लगी हुई थी। देखने पर वो एकदम कोई तांत्रिक टाइप वेशभूषा पहने हुए था, पर मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रहा था। मैं काफ़ी लोगों को देख चुका था। कई लोग तो शराब पीने के लिए भी इस तरह घर मंदिर में जाकर दान मांगने चले आते हैं, पर वो कुछ अलग था। उसकी आंखों का तेज कुछ अलग था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, जैसे कि मैं अक्सर सबको देता था। फिर वो चाहे उसका कुछ भी करे, वो उसके भाग्य के पैसे थे। परंतु उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिए। उसने वो पैसे नहीं लिए। फिर वो मंदिर के गेट से ही काली माता की मूर्ति के सम्मुख अन्नपूर्णा स्रोत को गुनगुनाने लगा। मंत्र गुनगुनाने के बाद इसके बाद उसने हाथ में भस्म निकाली। वो मंदिर की पहली सीढ़ी पर टच की और अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर वो वहाँ से चल दिया। उस दिन पहली बार मैं शक्तिशाली मंत्रों की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे उसकी शक्ल काफ़ी हद तक याद हो गई थी। इस घटना के 5 साल बाद वो मुझे बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में मिला। उसने मुझे पहचान लिया, मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उसे प्रणाम किया। तब उसने कहा, तुम्हारी पिपासा और जिज्ञासा तुम्हें यहाँ खींच लाई। मैं जानता हूँ तुम क्या देखना चाहते हो। कुछ देर में एक युवक आएगा। तुम्हें कुछ टाइम मुझे देना होगा, लगभग 2 दिन। फिर तुमको मैं शमशान में मौजूद ताकतों की बस एक झलक दिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारे समझ से बाहर है। मैंने पूछा, क्या आप अघोरी हैं? उसने नर्मता से कहा, शक्ति उपासक हूँ, देवी की आराधना करता हूँ। तभी एक युवक आया। उसने अपना नाम अजय बताया। वो काफ़ी गंभीर मुद्रा में था, जैसे किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो। शक्ति साधक ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाकर कुछ बातें मेरे कान में बताई। उन्होंने कहा, इसका भाई प्रेत आत्मा से पीड़ित है। इसके पीछे भी कारण है। वो अपने साथी के साथ बिना गुरु की आज्ञा के शमशानी शक्तियों को साधने चला गया। अंत में उसने कहा, अब तुम इससे पूछो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान दिखाई पड़ते हो? अजय बोला, जीवन में काफ़ी परेशानियों को पार किया है, परंतु इस बार की दिक्कत कुछ अजीबोगरीब है। मेरे चचेरे भाई विमल को 2 माह से बुखार है। कोई भी दवाई फ़ायदा नहीं कर रही। शहर के सभी अस्पतालों में उसका चेकअप किया जा चुका है, परंतु डॉक्टरों की पकड़ में उसकी बीमारी नहीं आ रही। उसके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लड़का बस सूख सा गया है। 2 महीने पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक अमावस की अगली रात से बुखार 100 से 102 के बीच में रहने लगा। डॉक्टरों से कुछ ना हो पाया तो आसपास के लोगों का शक ऊपरी बाधाओं पर गया, पर इसका भी कई पंडितों ओझा से पूजा पाठ करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
स्थिति वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, किसने और क्यों भेजा? अजय यही पास के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी के बेटे से इनका पता लिया और सीधे यहाँ आ गया। ये बड़े विख्यात हैं, ऐसे मामलों की तह तक जाते हैं। हम भी इसी आशा से आए हैं। अब मुझे तय करना था आगे जाए या नहीं। शक्ति साधक ने कहा, चलोगे? मैंने कहा हाँ। शक्ति साधक उठा और अपने साथ मुझे भी चलने का इशारा किया। मैं उठा और उनके साथ चल दिया। चलो, तुम्हारे घर जाकर ये मामला समझना होगा। अजय बोला, ठीक है। अजय गाड़ी लेकर आया था। हम उसके साथ बैठकर कुछ देर में उसके घर पहुंच गए। उनके घर में घुसते ही अजीब सी मनहूसियत का आभास हुआ। घर घर जैसा नहीं लगा। सभी लोग लड़के के लिए चिंतित थे। आसपास का वातावरण बोझिल था। 20-21 वर्ष का युवक विमल बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी ने वाकई उसे बेहद कमज़ोर कर दिया था। उसकी माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शक्ति साधक पर इसका प्रभाव नहीं था, परंतु मेरा हृदय उसकी तरह पाषाणिक नहीं था। मैं नम आंखों से युवक की ओर देख रहा था। बीमार युवक का शरीर वाकई सूख चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो या फिर कोई जीव भीतर ही भीतर उसे कटोच रहा था। मैंने उसकी आंखों को निहारा तो मुझे उसकी आंखों में कुछ भी नज़र नहीं आया, परंतु जैसे ही उस साधक ने उससे नज़रें मिलाई तो विमल ने अपनी आंखें उससे हटाई और कसकर बंद कर ली, मानो वह उसकी ऊर्जा से घबरा रहा था। साधक ने पूछा, कब से बीमार पड़ा हुआ है? उसकी माँ ने कहा, लगभग 2 महीने हो गए बाबूजी। इसके मुंह का पानी तक सूख गया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद है, सब कुछ सही है, ना किसी से दुश्मनी ना कोई वैर, फिर भी लल्ला की ये हालत हो गई। साधक बोलता है, माँ जी, इसकी हरकतें वगैरह देखी आपने? कुछ अजीब लगा हो? उसकी माँ ने कहा, हाँ, पहले पहल एकाएक बेसुध होकर गिर गवा हमारा लल्ला। तभी अजय बोला, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कुछ बीमारी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद एक रात इसकी तबीयत देखने गए तो ये कमरे में नहीं था, घर में भी नहीं था। तो हम इसे ढूंढने निकले। ये सड़क के किनारे ना जाने क्या कर रहा था। पूरा दिन बड़बड़ाता रहा। इसके बाद 2-3 बार यही हुआ तो हम लोगों ने घर में कैमरे लगवा लिए। तब हमें पता चला विमल आधी रात को आंखें बंद करके अजीब अजीब हरकतें करता है और बड़बड़ाता रहता है। दिन में बुखार और रात में स्वस्थ आदमी की तरह दौड़ता उछलता कूदता है। इसे पकड़ने को भी 3-4 लोगों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाकर कुछ काबू में आता है। शक्ति साधक बोलते हैं, मैं समझ गया। कभी शमशान वगैरह गया है ये? अजय बोला, ना, बिल्कुल ना। ये तो घर से बाहर भी नौकर के साथ निकलता है। पता नहीं कब ये सब शुरू हुआ। शक्ति साधक बोले, आज शाम सब स्पष्ट हो जाएगा। शक्ति साधक के चेहरे पर रहस्य में मुस्कान उभर आई, जैसे वो सब कुछ जानता था। उसने मुझे बाहर आकर सब कुछ बता दिया। ये लड़का अपने प्राणों को प्रेतनी को दे चुका है, पर मैं अपनी कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता शिव शक्ति की कृपा से यह जी उठे। उसी शाम अजय से शक्ति साधक ने कुछ सामग्री मंगवाई और शाम को एक विशेष पूजन करने के लिए कहा। मैं और शक्ति साधक दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे शमशान की शक्तियों के विषय में। मैंने पूछा, इस पर कैसी शक्ति ने कब्जा किया है? शक्ति साधक बोले, वो आज रात को देख लेना, वो स्वयं हमें सब कुछ बताएगा। मैंने कहा, पर मुझे तो वो किसी आंतरिक बीमारी से ग्रस्त दिखाई पड़ता है, क्या वो इससे ठीक हो जाएगा? शक्ति साधक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। कई लोगों को ये आत्मा भीतर से समाप्त कर चुकी होती है। उनके शरीर से आत्मा निकलते ही वह मृत हो जाते हैं। तुम वैसे ही इस लड़के के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय से आत्मा आ रही है। इसका भाग्य इसे बचा पाएगा या नहीं, यह सब प्रकृति पर निर्भर है। तभी अजय सब सामान लेकर आ गया। लोभान, कपूर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, पान, मत्स्य और मंदिरा। ये चीज़ें एक आत्मा को बुलाने के लिए काफ़ी थी। शक्ति साधक ने कहा, अजय, तुम लोग विमल को छोड़कर आज रात के लिए कहीं और चले जाओ।
हम पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। विमल जब अपने कमरे में चला गया तो घर वालों ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बगल के घर में जाकर सो गए। अजय घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि चोर उचक्के घर में ना घुस जाएं। रात के ठीक 12 बजे हम उस घर के सामने पहुंच गए। शक्ति साधक ने लाल रंग की धोती पहनी थी और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा हुआ था। उसने वो गमछा खोलकर मुझे दे दिया। इससे अपने शरीर को ढक लो। मैंने उसे ले लिया और कंधे पर डाल लिया। घर खुला हुआ था। घर के बाहर अजय खड़ा था। वो हमारे आने की राह देख रहा था। शक्ति साधक ने उसे जाने के लिए कहा। वो चुपचाप चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पूर्ण विश्वास हो गया हो अब उसका भाई बच जाएगा। घर में प्रवेश करते ही एक तेज दुर्गंध हमारे नथुनों से टकराई। तेज सड़न वाली गंध, मेरे लिए उसे सहन करना भी बड़ी चुनौती थी। शक्ति साधक बोले, हम सही समय पर आए, वो यही मौजूद है, जल्दी चलो। हम तेज कदम बढ़ाकर विमल के कमरे के बाहर आ गए। उस पर बाहर से चटकनी लगाई हुई थी। शक्ति साधक ने कमरे के बाहर गैलरी में आसन जमाया। हमने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किया, जिस तरफ कमरे का दरवाजा था। दरवाजे के ठीक सामने शक्ति साधक ने जमीन पर आटे, हल्दी और लाल केसर के किसी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के दाने छिड़क दिए। एक दीपक में कपूर जलाकर थोड़ा लोबान उसमें डालकर 2 लौंग मुझे दी और 2 अपने सर के ऊपर से घुमाकर जला दी। पीली सरसों को घर के कोनों में डालकर घर का बंधन कर दिया गया। अब वो प्रेतनी छिप नहीं सकती थी। इस काम को करके उन्होंने दोनों की रक्षा के लिए चक्र बना लिया। उन्होंने मुझे समझाया, चाहे कुछ हो जाए तुम अपने आसन से मत हिलना। तुम्हें कोई बुलाए, हिलाए, हवा चले या ऐसा लगे कि कोई हमें धक्का दे रहा है, तब भी मत हिलना। अगर गलती हुई ये तो जाएगा ही, साथ में हम पर भी मुसीबत आ सकती है। तुम्हें डर पर काबू करना है। वो सब सामान भी उन्होंने दरवाजे के सम्मुख रख दिया। तब उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। शक्ति साधक का मंत्र जाप शुरू हुआ। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि बढ़नी शुरू हुई। मंत्रों के साथ कमरे की गर्माहट बढ़ने लगी। शक्ति साधक नेत्र बंद करके बैठा था, पर मुझे शक्तियों का अनुभव करना था, इसलिए मेरी आंखें खुली थी। कैमरा भी सब रिकॉर्ड कर रहा था या नहीं, यह सब कल सुबह देखा जाएगा। गर्माहट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। गर्मी लगने लगी। कपड़े तरबतर होने शुरू हुए। कुछ देर बाद खाली घर में किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैं सब सुन रहा था, पर सुनकर मैं अनसुना नहीं कर पाया। मैंने गर्दन उस दिशा की तरफ हिलाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधकार के। मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी। बर्तनों के गिरने का शोर दबने लगा। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ बंद हो गया। पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगी, परंतु अभी तक लाइट बंद थी। पूरा घर अंधकार में था। फिर ये लाइट का जलना बुझना रहस्यमय ताकत की ओर इशारा कर रहा था। फिर से घूप अंधेरा छा गया। बंद मकान के अंदर किसी कोने से हवा चलने लगी। अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। कमरे का तापमान गर्म से ठंडा होने लगा। वो अजीब सी बदबू भी कम हो गई। अभी तक कपड़े तर थे तो ठंड लगने लगी। मैंने वो काला शॉल कसकर ओढ़ लिया, पर शक्ति साधक को तो मानो मौसम परिवर्तन का कोई आभास भी नहीं हो रहा था। वो किसी टेप रिकॉर्डर की भांति कभी तेज कभी धीमी गति में मंत्र बुदबुदाने में लगा हुआ था। अचानक कमरे के अंदर हलचल होने लगी। किसी के कदमों की आहट कमरे के भीतर से आने लगी। थप थप थप, कभी तेज कभी धीमी। कमरे में प्रेत लीला शुरू हो गई थी। मैं सब कुछ ध्यान से सुन और देख रहा था। कुछ देर में आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ आकर थम गई। मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद दरवाजे की चटकनी, जो बाहर से बंद थी, चटक की एक चोट के साथ खुल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं आवाक होकर देखता था। झप से दरवाजा चू का शोर करता हुआ खुल गया। मेरे शरीर में सिरहन पैदा होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें। हालांकि अब मौसम में ठंडक थी, परंतु ऐसे दृश्य देखकर हृदय की जो दशा थी वो बताने योग्य नहीं थी। धक धक करता हुआ दिल धड़कता जा रहा था। उसका शोर मुझे दिमाग के नसों तक महसूस हो रहा था। अब जो आंखों के सामने आने वाला था वो तो हैरान कर देने वाला था।
जो विमल अब तक बुखार के दर्द से बेड पर लेटा हुआ था, वो अपने हाथों के बल तेजी से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिन से गहरे थे। उसकी त्वचा रंग भी पूरी तरह से रूखा हो गया था। मेरा दिमाग सोचने में असफल था, यह सब क्या हुआ, ये सब कुछ क्या हो रहा था। जब वो लड़का अपने हाथों के ऊपर चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा तो उसने वहां पर रखे मंदिरा और मत्स्य में से पहले मत्स्य को कच कच कर आवाज के साथ निगल लिया। वो किसी पागल की तरह मछली के टपके हुए लाल खून को जमीन पर से जीभ को लपकाकर चाट रहा था। उसके बाद उसकी नजरें मंदिरा पर गई। वो अपने एक हाथ से बोतल पर पकड़ बना रहा था और दूसरे हाथ पर उसके पूरे शरीर का संतुलन था। गुड गुड की आवाज के साथ एक सांस में सारी मंदिरा पी गया। उसके साथ शराब की गंध चारों ओर फैल गई। उसकी नाक तक में शराब की बूंदें गई, पर उसका इस पर कोई असर नहीं था। इतने में तो आम आदमी नशे से इधर उधर गिरने लगता, पर उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दी। शक्ति साधक ने मंत्रों की आवाज़ तेजी से बढ़ा ली। वो मंत्रों की ध्वनि सुनकर भच की आवाज़ के साथ एक और गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश की अवस्था में रहकर उसके अंदर की छुपी शक्ति मंत्रों के कारण बाहर आने लगी। जितनी देर वह लड़का बेहोश था, उतनी देर मुझे बहुत भयानक एहसास होने लगे। मेरे सामने से एक काली परछाई गुजर गई। वो कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे से कदमों और लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक किचन के बर्तन गैलरी में आकर गिरने लगे। इससे हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो प्रेत आत्मा बस मंत्रों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न करना चाहती थी। अचानक से वो परछाई छत पर आकर उल्टे पैरों से चिपक कर चलने लगी, जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ने लगी। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। कमरे में अचानक तूफान सा आ उठा और घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, आपस में टकराने लगी। कई खिड़कियों के कांच चटक कर फर्श पर गिर गए। एक बार को लगा जीवन लीला यहीं समाप्त होगी, क्योंकि खिड़की के टूटे हुए कांच हवा में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वह कांच के टुकड़े किसी खंजर की तरह आगे से नुकीले थे तथा पैने थे। कांच के टुकड़े बस तेजी से हमारे ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले शक्ति साधक उपासक ने उन टुकड़ों से बिना विचलित हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए चावलों को बेहोश पड़े विमल के शरीर पर मारा। वो कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। वो प्रेत आत्मा फिर से विमल के शरीर में प्रवेश कर गई। वह शरीर में घुसते ही विमल उठकर बैठ गया। मैं तो अचंभित था। जो शरीर अब तक बेसुध होकर पड़ा था, वो तुरंत उठ बैठा। शक्ति साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अभिमंत्रित डोरी से उसके हाथ के दोनों अंगूठों को बांध लिए। धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया। तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज़, लहजा और बोलने के ढंग को देखकर हैरानी से उसको देख रहा था। शक्ति साधक उपासक चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है? तेरे सभी ढोंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बात तुम मुझसे पहले कितनों से कह चुकी है। इसके बाद क्रोध में शक्ति साधक ने धागे को जोर से खींचा। विमल लड़की की आवाज़ में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौट कर नहीं आऊँगी। पर क्या ये सच था या इससे पहले भी वो इस ढोंग को कर चुकी थी? शक्ति साधक बोलते हैं, तू कौन है? शमशानी शक्ति है, जल स्थल की है या वन देवी? विमल ने कोमल व भारी आवाज में कहा, मैं शमशान की प्रेतनी हूँ। मैं लगातार विमल के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को नोट कर रहा था। उसके नाखूनों से किसी हू की आवाज़ें आ रही थी। वातावरण में भय छाया हुआ था। वातावरण शुष्क हो गया था। हवा ठहर गई थी। अभी कुछ देर पहले जो ताकत हमें डरा रही थी, अब वो शक्ति साधक के पास में बंधी हुई तिलमिला रही थी। शक्ति साधक बोलते हैं, बता इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? तू शमशान के नियमों को जानती है ना? विमल बोलता है, हाँ जानती हूँ, पर इसने इसी शरीर से शमशान के नियमों को तोड़ दिया, इसलिए इसका शरीर मैं नष्ट कर दूंगी। इनके स्थूल शरीर को अपने लोक में लेकर जाऊंगी। शक्ति साधक बोलते हैं, क्या किया इसने? प्रेतनी बोलती है, इसने शमशान में अमावस्या के दिन प्रवेश करके उसे अपवित्र कर दिया, जिसके कारण मेरे स्वामी की पिशाच सिद्धि भंग हो गई।
शक्ति साधक बोलते हैं, तू खुद आई या तुझे तेरे स्वामी ने इसके पीछे लगाया है। प्रेतनी की आवाज़ में गहराई थी। कोई प्रेतनी तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाती जब तक कोई शमशान के नियमों को खंडित ना कर दे या अपने प्राण भेंट करे। शक्ति साधक ने आंखें बंद की। ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, सही जवाब दे। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ जो तू मुझे बहला रही है। प्रेतनी बोलती है, मेरे स्वामी को लाश चाहिए पिशाच सिद्धि के लिए। ये हष्ट पुष्ट शरीर इसी काम आएगा। इसने उस रात को काल भैरव की कृपा से मिला शव अनजाने में खराब कर दिया। शक्ति साधक कहते हैं, तू तो इसे पूरी तरह चूस गई है। इसके शरीर में खून की बूंदें ही कहाँ शेष हैं। प्रेतनी बोलती है, अभी मज्जा शेष है। फिर तंत्र में बता। फिर तंत्र में तो बस लाश चाहिए, बाकी मेरी भेंट है। शक्ति साधक बोलते हैं, इससे अनजाने में गलती हुई, तू उसे क्षमा कर दे। प्रेतनी बोलती है, शमशान में चूक की कोई जगह नहीं है। शमशान के नियमों का उल्लंघन मैं नहीं तुम कर रहे हो। मैं इसे लेकर जाऊंगी, हिम्मत हो तो रोक लो। मैं स्वामी के आदेश से बंधी हूँ। शक्ति साधक कहते हैं, अगर मैं तुम्हें स्वामी की गुलामी से आज़ाद कर दूँ तो? प्रेतनी बोलती है, कोई आघोरी तांत्रिक मुझे सिद्ध कर लेगा। शक्ति साधक बोलते हैं, तुम खुद जाओगी या मैं शमशान रक्षक का आह्वान करूं? प्रेतनी कहती है, हा हा हा, नियम इसने तोड़ा है, मैंने नहीं। शक्ति साधक कहते हैं, तो ये भी नियम का खंडन है। तुम अपनी शक्तियों से इसे अकाल मृत्यु की ओर ले जा रही हो। विमल कहता है, इसकी शुरुआत तो वहीं हो गई थी जब इसने शमशान को क्षति पहुंचाने का काम किया। शक्ति साधक बोलते हैं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। उसने जोर से उस लाल धागे को खींचकर जोर से विमल के शरीर को यंत्र के अंदर ले लिया। वो तुरंत ही बेहोशी की अवस्था में चला गया। वो प्रेतनी चीखते चिल्लाते हुए अदृश्य हो गई। शक्ति साधक ने उसे सूंधा। ये अब भी प्रेतनी के वश में है, इसे बचाना संभव है। शमशान के रक्षक ही इसे जीवन दान दे सकते हैं। शक्ति साधक ने उसकी कलाई पर एक लाल रंग का अभिमंत्रित धागा बांध दिया। वो बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थी। सुबह होने को थी, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त होने तक हम उसी यंत्र के भीतर बैठे रहे। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो शक्ति साधक ने जमीन पर बिखरी सारी सामग्री को समेट लिया और एक थैली में भरकर अपने बैग में रख लिया। विमल को कमरे में सुला दिया। कुछ देर बाद विमल के परिवार वाले भी वापस लौट आए। विमल की माँ ने कहा, छोरा बस तो जाएगा ना बाबूजी? शक्ति साधक ने कहा, कोशिश कर रहा हूँ। उसके हाथ में जो धागा है, जब तक वो है तब तक सब सही रहेगा। अगर लापरवाही में वो कहीं गुम गया या छूट गया तो 24 घंटे में छोरे की मौत निश्चित है। अजय बोलता है, कुछ पक्का समाधान दो बाबा जी, धागे के भरोसे कब तक रहेगा वो? शक्ति साधक बोलते हैं, ये बस कुछ समय के लिए है, ताकि प्रेतनी उससे दूर रह सके, उसके शरीर पर कब्जा ना कर सके। हमें इसके पक्के समाधान के लिए शमशान के देवता को सिद्ध करना होगा। इसमें कुछ अधिक खर्चा होगा और हम जो सामग्री मंगवाएंगे वह बिना किसी ना नुकूर इकट्ठा करके तुम्हें लेकर आनी होगी। परिवार का एक सदस्य भी हमारे साथ चलेगा, परंतु उसके जीवित रहने की कोई गारंटी भी मैं नहीं दे सकता। विमल ने अनजाने में ही सही मौत को आमंत्रित किया है। प्रेत योनि का इसके शरीर पर लंबी अवधि तक प्रभाव रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, सोच लो। विमल की माँ ने कहा, बाबूजी आप कोनो भी तरीका से हमारा लल्ला को बचा लीजिए, एक ही लल्ला है हमारा। शक्ति साधक कहते हैं, कोशिश करेंगे देवी, शिव शंभू की कृपा हुई तो 100 साल जी जाएगा, नहीं तो 24 घंटा है बस। कल सूरज उगने से पूर्व सब समाप्त हो जाएगा। विमल की माँ कहती है, शुभ शुभ कहो बाबूजी, हमारे लल्ला को कुछ हुआ तो हम भी। ऐसा कहते कहते वो रुक गई। तुरंत अजय बोल पड़ा, मैं आ जाऊंगा आपके साथ शमशान। शक्ति साधक बोलते हैं, आज शाम तक तुम 7 नदियों का जल, 21 फलदार पेड़ों की पत्तियां, 7 जगह की मिट्टी, 7 नदी की बालू, 1 घड़ा, दीपक, 7 अनाज, इत्र, मोगरा, घूप, गाय का घी और लोहे का खप्पर, 51 भोग, 11 मीठे पान लेकर मणिकर्णिका शमशान पर आ जाना। हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अजय बोलता है, ठीक है बाबा जी, मैं सब सामान लेकर वहाँ आ जाऊँगा।
शक्ति साधक और मैं दोनों वापस लौट जाने ही वाले थे, तभी मैंने सोचा जाकर कैमरे चेक कर लेता हूँ, कुछ रिकॉर्ड हुआ हो तो मैं उसे भी देख लूँ। शक्ति साधक ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, जाओ मन की पिपासा शान करके आओ, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा, ऐसा क्यों? शक्ति साधक कहते हैं, तुम जाकर देख कर आओ, सब समझ आएगा। मैं गया और कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग खोजने लगा। उसमें शुरुआत की सब घटनाओं को रिकॉर्ड किया, परंतु जब मंत्र की ध्वनि शुरू हुई उसके बाद कंप्यूटर के स्क्रीन का पर्दा और आवाज़ दोनों बिगड़ने लगे। ना प्रीतनी की वो आवाज़ें रिकॉर्ड हो पाई थी, ना वो घटनाक्रम। कुछ देर में वो पर्दा काला हो गया, जैसे किसी ने कैमरे के सामने कुछ लगा दिया हो। मेरा दिमाग चकरा गया। काफ़ी देर दिमाग पर जोर डालकर सोचा, तब भी कुछ ज्ञात नहीं हुआ। हम वापस बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान लौट आए। मणिकर्णिका शमशान के बगल से बहने वाली भागीरथी नदी में शक्ति साधक ने उस सामग्री को विसर्जित कर दिया। कुछ देर तक जल की ठंडी धारा के बीच स्नान किया और डुबकियां लगाई। उसके बाद हमने शमशान के बाहर बनी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। वही चाय वाले ने हमें दो दो समोसे भी दिए। हमने चाय का आनंद लेते हुए समोसा निपटा दिए। वही घाट के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर था। यह मंदिर जितना शैव संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, उसके कहीं अधिक ये शक्ति संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि इस मंदिर के भीतर आदि शक्ति का जागृत पितंग त्रिशूल मौजूद है, जो एक बहुत बड़े आकार का त्रिशूल है, लगभग 26 फीट ऊंचा। इस पितंग त्रिशूल की खास बात यह है, अगर कोई उस त्रिशूल को घमंड में आकर हिलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर भी उस त्रिशूल को नहीं हिला सकता। परंतु जैसे ही कोई सच्चे दिल से उस त्रिशूल को अपने हाथ की तर्जनी उंगली से केवल स्पर्श मात्र करता है तो वह तेजी से हिलने लगता है। पितंग त्रिशूल जागृत अवस्था में है, ये इस बात का प्रमाण है। इसी कारण ने उस मंदिर को शांत संप्रदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके हम वापस बाड़ाहाट शमशानी भूमि में पहुंच गए। वहां एक साथ कई सारी चिताएं एक साथ जल रही थी। उसका काला धुआं वातावरण में फैल रहा था। धुएं के गुब्बारे एक साथ, मांस जलने की बू रह रहकर उठ रही थी। दोपहर हो चुकी थी। सूर्य सिर पर चढ़ने को आतुर था। हमें रात्रि की प्रतीक्षा थी। कुछ देर में बैठे बैठे नींद का तीव्र आवेग महसूस होने लगा। हम चिताओं से दूर नदी के तट पर आकर सो गए। सूर्य के प्रकाश में गुनगुनी गर्माहट थी, इसलिए हमें शीघ्र ही नींद आ गई। रात को नींद ना पूरी होने के कारण हम शीघ्र ही नींद के महासागर में गोते लगाने लगे। शमशान में असीम शांति थी। एक ऐसा एहसास जैसे शिशु को माँ की गोद में मिलता है। कई वर्षों बाद ऐसा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा, हवाएं चलने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छूकर जाने लगी तो एक सिरन सी पैदा हुई। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने आसपास नज़रें मारकर साधक की तलाश की, परंतु ये क्या, शक्ति साधक वहाँ मौजूद नहीं था। मैं उठा और शमशान के कोने कोने में उन्हें खोजने लगा। शमशान में वो कहीं नहीं मिले। फिर जैसे ही मैं शमशान से बाहर आ रहा था, मेरी नज़रें चाय के स्टॉल पर गई। वो 2 चाय के गिलास लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। लो चाय पियो। मैंने उनसे चाय का गिलास लिया और सुड़ सुड़ करके चाय के गिलास को खाली कर दिया। अब शाम हो गई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा उजाला मौजूद था। शमशान में जलने वाली चिताओं की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी, परंतु अंगारों के बीच से रह रहकर चिंगारियां कभी कभार निकलकर हवा में फैल रही थी। मांस के जलने की बदबू अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। कुछ 1 घंटे पश्चात वह शमशान घाट पूरी तरह सन्नाटे से भर गया। सब लोग चले गए। अंधकार घिरने लगा। शमशान में मौजूद पेड़ की पत्तियां सरसराहट की आवाज करने लगी। उस समय शक्ति साधक के सिवाय वहां केवल शमशान की रेख देख करने वाला आदमी मौजूद था, जो ठंडे से अंगारों को उलट पलट रहा था ताकि शव की हड्डियां पूरी तरह से जल जाए। कुछ देर के बाद शक्ति साधक ने उसे कुछ पैसे देकर शमशान के बाहर भेज दिया। शक्ति साधक ने कहा, तुम कल सुबह आना, तुम्हारा काम समाप्त हो गया है।
मुझे कुछ खास अनुष्ठान करना है। शमशान के गेट को अंदर से बंद कर रहा हूँ मैं। तुम्हें कल सुबह ये जगह कुछ ऐसी ही मिलेगी जैसी अभी है। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम जाकर विश्राम करो। वो वहाँ से खिसक गया। शक्ति साधक ने अपने बैग से 4 अभिमंत्रित कमल गंठों को निकाला, उसमें 4 फूंक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाया, हे काल भैरव, हमें मार्ग दिखाओ। एक साथ वो कमल गंठे उसकी हथेली से हलचल करते हुए शमशान की भूमि पर गिरे, अलग अलग दिशाओं में। 3 तो अपनी जगह स्थिर रहे, किंतु एक नदी की तरफ वाला लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं तो डर से शक्ति साधक के पीछे चलने लगा। एक तो शमशान और ऊपर से किसी वस्तु का ऐसे हिलना, मतलब दिमाग ही घूम गया। जब हल्के अंधकार में यह संभव था तो रात में तो पता नहीं क्या क्या घट सकता था। कमल गंठा कुछ आगे चलकर नदी के पास जाकर जोर से फट गया, जैसे वो कमल गंठा ना होकर आलू बम हो। उस जगह की मिट्टी पर काला सा गड्ढा हो गया। शक्ति साधक खुश हुआ। काल भैरव ने आज्ञा दे दी, यहीं पर यह अनुष्ठान होगा। उसकी निगाहों में एक बात तो स्पष्ट थी, रात को कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, जो शमशान के ठीक सामने से सुनाई दे रहा था। मैं और शक्ति साधक दौड़ते हुए तेज कदमों से उस ओर गए। शक्ति साधक ने उससे कहा, अजय, हॉर्न मत बजाओ, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। गाड़ी साइड लगाओ और सामान लेकर अंदर आ जाओ। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। तुरंत गाड़ी को साइड लगाकर बाहर निकला। गाड़ी की डिग्गी से 2 बड़े बैग निकालकर शमशान के भीतर आ गया। अजय, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सामान कहा था वो सब पूर्ण है ना? अजय बोला, हाँ। शक्ति साधक ने कहा, चलो। अजय बैग लेकर हमारे पीछे पीछे चलने लगा। शक्ति साधक हमें उसी स्थान पर लेकर गया जहाँ पर वो गड्ढा था। वहीं बैठकर लकड़ी से मिट्टी को खोदने लगा और उसके पास नदी की तरफ एक चौकोर आकृति बना ली। उस चौकोर स्थान के ऊपर वह सामान रख दिया जो अजय लेकर आया था। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ रक्षा के लिए एक रक्षा घेरा बनाया। वो गड्ढा उस गोले के एकदम बीच में मौजूद था। उस गड्ढे में शमशान के पेड़ों के नीचे जमीन पर रखी हुई लकड़ियां तोड़कर जला दी। वो एक स्थायी कुंड लग रहा था। उसकी रोशनी शमशान में कुछ दूरी तक उजाला कर रही थी, परंतु अंधकाश क्षेत्र पर अंधकार का ही कब्जा था। कुछ देर में शक्ति साधक ने सारे सामान को चौकोर आकृति में रख दिया। घड़े में नदी का जल लेकर आए। अनुष्ठान की तैयारी कुछ ही देर में हो गई, परंतु अभी अनुष्ठान को शुरू करने के लिए कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना था। 12 बजने को 2 घंटे शेष थे। इस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मैंने उनसे पूछा, क्या सच में शमशान के रक्षक हमारी आराधना से खुश होकर उसे उस प्रेतनी से मुक्त कराएंगे? शक्ति साधक ने कहा, अवश्य कराएंगे। अगर कोई सच्चे मन से किसी की विपत्ति को रोकना चाहता है तो प्रकृति उसकी सहायता अवश्य करती है। शमशान में रहने वाली शक्तियाँ हमें कुछ नुकसान पहुँचाएंगी या नहीं? मैंने उनसे पूछा। शक्ति साधक ने कहा, शमशान की शक्तियाँ हमें यूं ही नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बस वो डाकनी अवश्य हमारे अनुष्ठान में विद्रोह उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। परंतु आज तो वो अधिक उत्पात नहीं कर सकती, पर वो कोशिश करेगी हमारी साधना बंद हो जाए। बाकी शक्तियों से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि शमशान में अनगिनत शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों का वास होता है। मैंने उनसे पूछा, किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अच्छा स्वभाव होना या बुरा स्वभाव होना किस बात पर निर्भर करता है? साधक ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य की ऊर्जा का प्रवाह किस और होगा, यह इस पर निर्भर है कि सूक्ष्म शरीर का स्वभाव इस बात पर निर्भर करती है मृत्यु के समय मनुष्य की वासना अथवा कामना किस प्रकार की थी, उसी प्रकार से उसके स्थूल शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। क्या प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा का पुनर्जन्म होगा, इस बात का निर्धारण भी हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के पास अनंत शक्तियाँ मौजूद हैं। उन शक्तियों को कई महापुरुषों ने जागृत किया है और वह मुक्त भी हो चुके हैं।
कौन मुक्त होगा, अन्यथा जो आत्माएं मृत्यु लोक में ही भटक रही हैं वह एक जन्म से दूसरे जन्म में लगातार चलती रहती हैं। यह एक चक्र है। इस चक्र को खंडित करने के लिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। भटकने वाली आत्मा का ऊर्जा स्तर निम्न होता है। असल में मुक्ति का अर्थ ऊर्जा के उस स्तर तक पहुंचना है जब प्राण प्रकृति में मुक्त हो जाए। इसी चर्चा में साधना का समय हो चुका था। पूरे शमशान में एक अनंत शांति स्थापित हो चुकी थी। शमशान में केवल वह अंगार धड़क रहे थे जो उन चिताओं पर मौजूद थे। इसी के साथ शक्ति साधक की साधना भी शुरू हो गई। तो दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम तीनों गोले के अंदर बैठे हुए थे। हमारे सामने वह सभी सामग्री मौजूद थी जो अजय लेकर आया था। कुछ देर में शक्ति साधक ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह मंत्र कल की साधना के बिल्कुल विपरीत थे, मेरे लिए कुछ अलग और नए। लगभग घंटे भर के मंत्रोच्चारण के पश्चात नदी में कुछ हलचल होने लगी। नदी की धारा के बीच एक शव बहता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। मंत्रों की तेज ध्वनि की ओर वो शव खींचा चला आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उस शव को खींचकर हमारे सामने ला रही हो। एकाएक वो शक्ति साधक उठा, नदी के किनारे से शव को अकेले घसीट कर लाया, उसको यंत्र के सामने लेटा दिया। हमारी आंखों के सामने वो निष्प्राण शव था। वो एक लड़के का शव था जो लगभग विमल की आयु का होगा। उसके कपड़े और शरीर मिट्टी से सने हुए थे। उसका शरीर अब भी गीला था। उसके हाथ की नसों पर खून जमा हुआ था। प्रतीत हो रहा था जैसे वो लड़का काफ़ी दिन पहले मर चुका हो, परंतु उसका शव काफ़ी हद तक सही था। शायद वो कोई रहस्यमय शव था, अन्यथा भागीरथी के विकराल धाराओं के बीच भी वो ऐसे निकल आया मानो कोई उसे खींच लाया हो। मैं तो पिछली रात काफ़ी कुछ देख चुका था, परंतु अजय की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसके शरीर की कपकपी से जमीन में हल्का कंपन हो रहा था जो मुझे महसूस हो रहा था। उसकी सांसें भी रह रहकर आ रही थी। उसके लिए वो रात जीवन की सबसे कठिन रात होगी। शक्ति साधक ने उस शव को घड़े के जल में नहला दिया। फिर उसे भर कर ले आया। जितनी देर वो वहाँ नहीं था हमारी तो हालत खराब थी। मन में भ्रम हो रहा था कहीं ये हम पर घातक हमला न कर दे, पर ईश्वरी शक्ति से वो शव जो का तो बना रहा। शक्ति साधक के आते ही जान में जान आई। मंत्र जाप का दूसरा दौर शुरू हुआ। हमारे नेत्र खुले हुए थे। शक्ति साधक ध्यान लगाकर लगातार जाप कर रहे थे। शमशान की शांति मंत्रों की गूंज से टूटने लगी। एक बार फिर तीक्ष्ण गंध शुरू हो गई थी। मौसम ने करवट लेनी शुरू की। तेज हवाएं चलने लगी। पत्तों में सनसनाहट होने लगी। परंतु चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, शमशान शांत था, बिल्कुल निर्जन वन की भांति। वो ध्वनि हमारे मन का वहम प्रतीत हो रही थी। अचानक मुझे वही शांति महसूस हो रही थी जिसका आनंद मैं दिन में ले चुका था। अजय सामने मृत लाश को देखकर घबरा रहा था। वो सामग्री वैसी की वैसी पड़ी थी। मंत्रों की ध्वनि के बीच अचानक शमशान के अंधकार से रोने की आवाज़ आ रही थी। अजय ने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई और पूछा, तुमने वो आवाज़ सुनी? मैंने उसे कहा, हाँ, ये वही प्रेतनी है जिसने तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा किया है। अजय मुझे रहस्यमय दृष्टि से देखने लगा, जैसे उसे मैं कोई रहस्यमय व्यक्ति लग रहा था। शमशान में मंत्रों की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक प्रहार पूरा बीत जाने के बाद अंधकार में से प्रेतनी परछाई के रूप में बदलकर हमारे तरफ गोल गोल घूमने लगी। उसकी मांस सड़ने की बू वातावरण में फैल रही थी। वह अपनी डरावनी दृष्टि से हमें डरा रही थी। उसके लाल नेत्र अंधकार में चमक रहे थे। कभी वो शमशान के पास मौजूद पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकती तो कभी हमारे बिल्कुल करीब आकर जोर जोर से चीखने लगती। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतों को कोई नियंत्रित कर रहा था। अचानक सही मंत्र जाप रुका। प्रेतनी भी हवा के साथ घुल गई।
शायद वो शक्ति साधक की दृष्टि को सहन करने से सहम रही थी। शक्ति साधक ने कहा, अब जो घटित होगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होने वाला। रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहार के बीच के बिंदु जिस पर दोनों प्रहर नग्न होते हैं, शक्ति साधक ने कहा, अजय अपना हाथ दिखाना। अजय ने हाथ दिखाने को बढ़ाया ही था कि शक्ति साधक ने पैनी नुकीली लोहे की पिन उसकी तर्जनी उंगलियों में चुभा दी। अजय चिल्ला उठा। फिर शक्ति साधक मुस्कुराते हुए उसकी उंगली से रक्त सबके मुंह में टपकाने लगे। 3 बूंदें टपकने के बाद उसने अजय का हाथ छोड़ते हुए कहा, हमें मार्ग दिखाओ, एक शमशान के अधिशाटा मार्ग दिखाओ। उसके बाद घड़े में पानी भर कर रखे हुए जल में इत्र को मिला दिया। इत्र के मिलते ही उस पानी से सुगंध खुशबू उठने लगी, वातावरण में तेजी से फैल गई। घड़े के जल का छिड़काव शक्ति साधक ने उस गोले के चारों तरफ किया। गोले के चारों तरफ वो अलग अलग प्रकार की पत्तियां लाइन बारी से बिछाई। उन पत्तियों के ऊपर अलग अलग वस्तुएं सजाई जाने लगी। केवल भोग की वस्तुएं उस लाश के बिल्कुल सामने रख दी गई। साधक ने सारी तैयारी कर ली। अलग अलग सामग्री जैसे अलग अलग जगह की बालू मिट्टी को भी उन पत्तियों पर गिरा दिया। 7 नदियों का जल अब भी संभाल कर रखा हुआ था। मंत्रों का तीसरा दौर शुरू हुआ। इस बार के मंत्र वही थे, परंतु उच्चारण अलग तरह से अलग अवित्र में हो रहा था। साधक मंत्रों की आवृत्ति पूर्ण होने पर आंख खोलकर बीच बीच में उस लाश पर चावल के दाने मार रहा था। प्रत्येक मंत्र की आवृत्ति के बाद वह इसी घटना को दोहरा रहा था। कुछ ही देर में फिर से प्रालौकिक घटनाएं चालू हो गई। इस बार प्रेतात्मा पूरी तरह से अदृश्य थी। हमें बस केवल अंधकार से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से हमारे चारों तरफ मौजूद पत्तियां हवा में ऊपर उठने लगी। वह गोल गोल घूमने लगी। हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शक्ति साधक पर इसका भी प्रभाव नहीं था। हमारी तो सांसें अटक गई। एकाएक वह लाश हवा में उठने लगी। प्रेतनी इस प्रतिक्रिया को भंग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसे इस काम को करने से रोक रही थी। इसलिए वो शव को बस 2 फीट ऊपर तक ही उठा पाई। उसकी इस मेहनत पर भी शक्ति साधक ने अपने खून के छींटे मारकर स्थिर कर दिया। वो सब हवा में झूलता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन अचानक से बदल गया। सब सामान्य हो गया। खुशबू उठने लगी। वह सारी पत्तियां जमीन पर वैसे ही आकर थम गई जैसे साधक ने रखी हुई थी। मंत्र पूर्ण होने की तरफ था। साधक ने अपने हाथ में चावल पकड़कर 3 बार फूंक मारी और जोर से लाश पर फेंक दी। इस बार लाश ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ पैर हिलने लगे, नसें फूलने लगी। हवा में स्थिर लाश जमीन पर आ गई। फिर अचानक लाश जाग उठी। अपने अपने लाल लाल नेत्र खोलकर शमशान का मुआयना करने लगा। लाश हमारे सम्मुख आकर बैठ गई। उस रात में हमारी आंखों के सामने वह सारा भोग कुछ ही पलों में चटका गया। उसकी लंबी लाल जीभ जिसमें खून की बूंदें स्पष्ट दिख रही थी। लाश धीरे धीरे से बोली, खून दो, अपना खून दो। शक्ति साधक जो पहले से तैयार था, लोहे के खप्पर को बीच में रखकर तीनों की उंगलियों से 3-3 बूंद निकाली गई। फिर शक्ति साधक ने मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के 3 दाने उसमें डाल दिए। उसके डालते ही खप्पर में खून खुद ब खुद ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हमारे लिए यह आश्चर्य था, मतलब खोपड़ी हिलने लायक चीज़ थी, वैज्ञानिकता को झुठलाने वाली चीज़ थी। एक क्षण के लिए वह पूरी तरह से भर गया। लाल गाढ़ा खून जमीन पर गिरने लगा। साधक ने खप्पर लाश की तरफ बढ़ाया। वह किसी अतप्रत जीव की तरह उस खून को पी गया। उसके वस्त्र पूरी तरह से लाल हो गए। इसके बाद वह लाश खड़ी हुई, दौड़कर शमशान के अंधकार में गई और वह उन अंगारों के बीच से एक छोटी सी हड्डी को उठाकर ले आया और उस हड्डी को उसने साधक की तरफ बढ़ाया और कहा, लो ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। प्रेतनी को मैं शमशान के भीतर बांध दिया है। अब वो शमशान के बाहर कभी नहीं जा सकती। विमल पूरी तरह सही हो जाएगा।
उसके बाद उस लाश का शरीर काले रंग का होने लगा। उसकी आंखें तीव्र लाल और जीभ से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी। शक्ति साधक ने उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देखते ही देखते वह लाश हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। शमशान के रक्षक ने प्रेतनी को कीलित कर दिया। अब वो शमशान से बाहर नहीं जा सकेगी। उसके बाद शक्ति साधक ने अपने हाथों से शेष सामान को उठाया और नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। रात्रि का चौथा पहर खत्म होने को था। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने को था। अजय ने शांति साधक से पूछा, क्या अब मेरा भाई पूरी तरह से सही हो जाएगा? शक्ति साधक ने कहा, हाँ, प्रेतनी के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त है। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बस शारीरिक रूप से बलवान होने में समय लगेगा। सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के पश्चात हम तीनों शमशान से बाहर आ गए। अजय गाड़ी से वापस घर चला गया। मैं उसकी गाड़ी को जाता हुआ गली के अंतिम छोर की ओर देख रहा था। जब मैं वापस मुड़ा तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। शमशान को मैंने बाहर से ही देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। सड़क खाली थी। इतने में चाय वाला आया। मैंने उससे चाय बनवाई। उसने चाय बनाकर दी। मैंने जल्दी से पी ली। मैंने उससे पूछा, वो शक्ति साधक कहाँ गया होगा जो कल तक यहाँ था? चाय वाले ने कहा, रमता जोगी बहता पानी। मैं समझ गया, साधना में रत योगी का कार्य सिद्धि के बाद रुकने का कोई अर्थ नहीं। कुछ दिनों के बाद विमल के घर गया। सब सही हो चुका था। वो काफ़ी स्वस्थ था। सब लोग उस शक्ति साधक का पता मुझसे मांगने लगे, पर मैं खुद नहीं जानता था वो कोई दिव्य शक्ति थी या हिमालय का सिद्ध योगी। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा वो, दिव्य शक्ति या कोई सिद्ध साधक? तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब मेरी कहानियाँ तो सुन लेते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, अब आपने कहानी सुन ली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।